जैसे मैंने आपसे कहा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना ईयर एंड में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे देखती है। उसके लिए वो क्या करती हैं, दे मेक दे सी उनको कौन, अच्छा देखा जाए तो जब ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये अपना प्रॉफिट देखना क्यों चाहिए, इनको क्यों देखना चाहिए, इनके पास क्या बच रहा है, अपना काम कर ले। लेकिन इसमें ऐसा होता है, इसमें दो मेन कंडीशंस है। एनपीओज जो होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका काम सोशल ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है, ये समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं। दे आर सपोज टू वर्क फॉर द सोसाइटी, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी चीज के लिए वो ज्यादा काम करती है। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें जो डोनेशंस वो लोगों से ले रही हैं, वो डोनेशन का पैसा सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है वो भी जानना चाहते हैं, और जो लोग इसको चला रहे हैं उनकी उनकी कितनी ऑनेस्टली उस पैसे को यूज कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी होता है। और दूसरा, गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इनका परफॉर्मेंस एनालाइज हो, ये देखे जाए इनका फंड्स कैसे यूज हो रहा है। तो इस वजह, ये सब देखते हुए फाइनल अकाउंट्स इसमें बनाने जरूरी होते हैं। ये अपना प्रॉफिट कोई चीज खरीद के बेच के नहीं करती हैं, दे रिसीव डोनेशंस, उस डोनेशंस को अलग अलग पर्पस में, जिस पर्पस के लिए बनाई गई उसमें वो खर्च करती हैं। तो ये इनका ये मालूम पड़ता है कि जिस जो पैसा जहां से आ रहा है ये उसी चीज में खर्च हुआ है कि किसी और चीज में खर्च हुआ है। तो दैट इज हाउ इट गोस। तो इसके हिसाब से ये चीजें चलती है, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है। अब ये क्या है, इसके अंदर सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब आती हैं इसके अंदर, जिनका काम प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बट दे आर देयर टू सर्व द सोसाइटी। उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे अगर देखता हूं, एक है इसके अंदर जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो 3 तरह के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। एक फाइनल अकाउंट्स है हमारा जिसको हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा है ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हो गया, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, और बैलेंस शीट हो गई। ये 3 जो अकाउंट्स हैं, इनके आपको नेचर समझाना जरूरी। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, पहली चीज ये समझिए कि एनपीओस की जो बेसिक अकाउंटिंग है, वो जो आपने 11 में पढ़ी है, कैश बुक वो वैसे ही बनाएंगे, जनरल एंट्रीज वो वैसे ही करते हैं, लेजर अकाउंट ही वैसे ही बनाते हैं। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशंस परचेज बुक सेल्स बुक नहीं बनाएंगे, इनको परचेज बुक सेल्स बुक की जरूरत नहीं है, सेल्स रिटर्न्स परचेज रिटर्न्स की जरूरत नहीं है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैश बुक, इनके ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। और फिर कैश बुक को बेसिस पे लेजर होता है, और एक जनरल प्रॉपर भी रहेगा, जनरल प्रॉपर भी बनाएंगे। ये 3-4 बुक्स जो है बहुत जरूरी होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में दे डू मेक अ ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपना वो बनाएंगे स्टेट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो ट्रायल बैलेंस से बनाए थे। लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, वो है उनका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस से डिफरेंट, receipts and payments account trial balance से different है। receipts and payments account is not as same as trial balance, और जो काम ट्रायल बैलेंस करता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वही काम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट करता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट करता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उस बेसिस पे हम इनके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज वेरी वेरी सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो इसके टर्म्स हैं, अभी यहाँ पे हमको समझना ये जरूरी है कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जब सेल परचेज नहीं करती तो इनके जो खास स्पेशल टर्म्स जो हम इनके यूज करते हैं इनके अकाउंटिंग में, पहले हम उनका मीनिंग देखेंगे। एक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज लाइक ए मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन जो है मेंबरशिप फीस की तरह। सब्सक्रिप्शन जो, अभी मेंबरशिप फीस मंथली भी आ सकती है, हाफ ईयरली भी आ सकती है, ईयरली भी आ सकती है, और क्वार्टरली। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में ईयरली दिया रहेगा। जो मेंबरशिप फीस है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एनपीओ के लिए। तो इनकम है तो इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में है।
फिर एक है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड जो होता है ये एक खास तरह का फंड बनाती है, एनपीओस बना सकती हैं। इस एंडोमेंट फंड का पर्पस ये होता है कि इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इस फंड के पैसे को, और उससे जो इनकम आएगी उस इनकम से ही अपना काम करते हैं। दे डोंट यूज दिस फंड, इस फंड के पैसे को यूज नहीं करती है, बट इसकी इनकम को यूज करती है। तो मैं आपसे क्या कहते हैं, एंडोमेंट फंड की बात कर रहा था। एंडोमेंट फंड एक खास तरह का फंड होता है। एनपीओ इस फंड को यूज नहीं करती, इस फंड से होने वाली इनकम को यूज करती। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है अपना नोबेल प्राइज जो दिया जाता है। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे डिक्लेयर होता है। तो इस किसने स्टार्ट किया? अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, एक एंडोमेंट फंड बना दिया। तो जो कमिटी इसको देखती है और वो इस पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट कहाँ किया हुआ? गवर्नमेंट बॉन्ड्स मान लीजिए, ऐसी जगह जहाँ पे सेफ है, वहां से एक उनको रिटर्न जो मिलता है, जो वहां से इनकम होती है, उस इनकम से वो प्राइस देते हैं। फंड का पैसा यूज नहीं कर रहे हैं, वो फंड इंटैक्ट है, फंड से होने वाली इनकम को यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड, दैट इज व्हाट हैपेंस विद द एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड ये होता है। तो इसका फायदा ये रहेगा कि कोई एनपीओ है, उसने एंडोमेंट फंड बना दिया, तो एंडोमेंट फंड बनाने के बाद एंडोमेंट फंड से जो इनकम है उसको वो यूज कर रहे हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि उनको हर बार डोनेशन नहीं मांगना पड़ता, उनको हर बार लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ते। उनको जो फंड है अपने पास, उसी से इनकम हो रही है। लोग डोनेशन दें तो ठीक है, नहीं दें तो ठीक है, उनका काम चलता रहता है। तो एक तरह की सिक्योरिटी हो जाती है उनके पास। दैट इज व्हाट। दूसरा एक टर्म हम इसमें यूज करते हैं, लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? लेगेसी ये होता है किसी ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि हाँ मेरी डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी इस आश्रम को चली जाए, या यहाँ चली जाए, उसमें चला जाए, या इस पर्पस में लगी जाए, वो लेगेसी, उसको लेगेसी कहते हैं। ये कैपिटल नेचर की होती है, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इट इज नॉट एन इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ संस्थाएं होती हैं जो लाइफ मेंबरशिप फीस लेती हैं। दे डोंट टेक एनुअली, एक बार वन टाइम कॉस्ट लगेगी, लाइफ मेंबरशिप फीस बन जाए। तो वन यू पे दैट, यू आर द मेंबर फॉर द लाइफ। देन यू हैव डोनेशंस। डोनेशंस दो तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। एक जगह देखा होगा मंदिरों में या किसी धार्मिक स्थानों पे वो पेटियां रखी रहती, डब्बे रखे रहते, लोग उसमें डोनेशन डालते हैं। वो डोनेशन जो डालता जाता है वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि कहाँ यूज करें, वो तो कहते हैं आपको जहां यूज करना हो यहाँ कर लो, तो डब्बे में तभी डाला जाता है। तो वो जनरल डोनेशन। तो इन संस्थाओं को कभी कभी ऐसा डोनेशन मिल सकता है जो जनरल है, वो किसी भी काम में किया जा सकता है। और एक डोनेशन ऐसा होता है जो किसी खास काम के लिए दिया गया। अब जैसे किसी को दिया गया कि भाई इस डोनेशन से आप टूर्नामेंट कराएंगे, या इस डोनेशन से आप ये एक रूम बनेगा, या इस डोनेशन से एक कोर्ट बनेगा, तो दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन। और एक जनरल डोनेशन है कि कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जनरल डोनेशन जो होता है वो इनकम माना जाता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो किसी खास काम में ही यूज हो सकता है, ठीक है, वही यूज होगा। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, सेट सकता है, ये हो गया। ये एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस सिर्फ एक ही बार कोई मेंबर पे करता है, लाइफ में एक ही बार पे करता है, बार बार नहीं पे करता। दिस इज जस्ट वंस, दिस इज फीस इज पेड इज वन एंड ये रिकरिंग नेचर। कैपिटल फंड, अच्छा, जो जो चीज कैपिटल होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको एनपीओ में कैपिटल फंड कहते हैं। कैपिटल फंड का ये रहता है, खास बात दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। कैपिटल फंड जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की है, कैपिटल तो पार्टनर की होती है, पार्टनर अगर फंड छोड़ के जा रहा है अपनी कैपिटल लेके चला जाएगा। कैपिटल फंड क्यों कहते हैं एनपीओ में? कैपिटल, एनपीओ में कैपिटल होती ही नहीं है, उसको हम कैपिटल फंड ही कहते हैं। फंड क्यों कहते हैं? कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल फंड ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी और उसमें से कोई पैसा निकाल नहीं सकता। निकाल नहीं सकता मतलब कोई मेंबर जा रहा है, कहते मैंने इतना डोनेशन दिया मुझे वापस ले जाना, ऐसा नहीं होगा। कैपिटल फंड में जो चीज है वो ऑर्गेनाइजेशन की, जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसमें चलती रहेगी, मेंबर आया है तो आए, जाना है तो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स हो सकती है, कैपिटल फंड में से ड्रॉइंग्स नहीं होती। और जो आपकी इनकम है सरप्लस, उसको जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको सरप्लस बोलते हैं। जो वहां पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट लॉस होता है वो यहाँ पे डेफिसिट होता है। तो जो सरप्लस है, डेफिसिट है, वो कैपिटल फंड में ही ऐड होता है, कैपिटल फंड से ही लेस होता है। दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। बाकी वो सब सिमिलरिटी है, बट अदरवाइज कैपिटल फंड से विड्रॉल नहीं हो सकता।
ऑनरेरियम जो लोग एम्प्लॉयज नहीं है, कोई गेस्ट आए हैं, उनको हम जो पेमेंट करते हैं एज अ रिस्पेक्ट इन ऑनर, वो ऑनरेरियम कहलाता है। हमने किसी कॉलेज ने किसी गेस्ट लेक्चर को बुलाया, गेस्ट लेक्चर के लिए किसी को बुलाया, या कहीं कोई स्पेशल कोई पर्सन बुलाया गया है, उसको हमने एज अ इन ऑनर इन रिस्पेक्ट हमने कुछ उनको कैश अवार्ड प्राइज दिया गया। कैश प्राइज क्या देना चाहिए, कैश में कुछ चीज दी, कैश दिया उनको, या कुछ सामान उनको लाके दिया, या कोई गिफ्ट दिया, तो ऑल दैट इज ऑनरेरियम। ग्रांट्स क्या होती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। ग्रांट दो तरह की हो सकती है, एक ग्रांट किसी चीज के कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सकती है, किसी को ग्रांट मिल सकती है कि आप कमरा बनवा लें, हॉल बनवा लें, और एक ग्रांट मिल सकती है डे टू डे यूज के लिए, आप अपने रोज के काम कर सकते हैं। तो दोनों तरह की ग्रांट है। अगर वो कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो हम जनरल ग्रांट मानते हैं और उसको इनकम में ऐड करते हैं। यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई उसके अंदर किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है? ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर एंडोर्समेंट फंड एक बार आप एक्सप्लेन कर एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड मैंने कहा कि फंड दो तरह का हो सकता है। एक तो फंड ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी को बिल्डिंग फंड दिया गया। बिल्डिंग फंड का क्या मतलब है कि उस बिल्डिंग फंड का मतलब ये है कि उस फंड को यूज करके बिल्डिंग बनाई जाएगी, उस फंड का पैसा यूज करेंगे, बिल्डिंग बन जाएगी। किसी को प्राइस फंड दिया गया तो उस प्राइस फंड से प्राइसेस खरीदे जाएंगे, और प्राइस जब खरीदेंगे तो प्राइस फंड खत्म हो जाएगा। लेकिन एंडोमेंट फंड में क्या होता है, एंडोमेंट फंड का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। एंडोमेंट फंड का आप इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो इनकम होती है उस इनकम को आप खर्च करते हो। तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है, तुमने कहीं लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, एफडी कर दी। अब एफडी से जो इनकम हो रही है उसको तुम खर्च कर रहे हो, 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, यही है एंडोमेंट फंड। दिस इज व्हाट एंडोमेंट फंड इज। और दूसरा फंड क्या हो सकता है कि आपने एफडी की है, कब तक की है, जब तक काम नहीं है, जब काम है तो एफडी से पैसा निकाला, उस पैसे को यूज कर लिया, तो ये हुआ दूसरे फंड, विच इज नॉट एंडोमेंट। एंडोमेंट में फंड का पैसा यूज नहीं करते, उससे इनकम को यूज करते हो। दैट इज इट। तो दूसरा ये मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड टू फाइंड आउट डेफिसिट और सरप्लस, और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इसके अंदर जो भी रिसीट्स पैसे आ रहे हैं और जो पैसे जा रहे हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो ये एक दो चीजें हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें, इसके पहले आपको दो काम करने, मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। ये आपका एनसीईआरटी से मैंने ओपन किया है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी एंड देन वी विल एबल टू प्रोसीड। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एनपीओ तो ठीक है आप पढ़ लेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ, ये थोड़ा सा रीडिंग इसकी जरूरी है, ये 1.5 पेज का जो है। दूसरी चीज मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बाकी न्यूमेरिकल तो बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया, इसकी जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा चाहे तो। salient features receipts and payments के steps in preparation of receipts and payments पढ़ सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, और इनका डिफरेंस कहीं दिया है क्या, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। हाँ ये डिफरेंस रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर। तो आप थोड़ा सा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में आप पढ़ें जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डिफरेंस है ये आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप इसके डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे थ्योरी में तो आप न्यूमेरिकल्स करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बट इसको थोड़ा सा आप थ्योरी को फोकस करें। प्रद्युम्न, दिलीप एंड शिवम, स्पेशली आप तीनों से मेरा ये है कि ये चैप्टर्स आप जरूर से, जो थ्योरी मैंने बताई, ये पढ़ना ही है, और पढ़ के इसको क्लियर कर लीजिए एकदम, तब आप न्यूमेरिकल्स में उतरें। इज दैट ओके? ओके यस सर। बिना उसके दिक्कत आएगी। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को कही, स्पेशली
मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, उसके फीचर्स, इनकम एक्सपेंडिचर, मीनिंग, उसके फीचर्स और दोनों का डिफरेंस। और इसके अंदर एक और चीज दी है कि अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट बना रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो समझ में आ जाए तो ठीक है, जितना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों के मीनिंग और इन दोनों के डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है। इज दैट ओके? जितना समझेंगे उतना काम आएगा, लेकिन डिफरेंसेस जरूरी है। और उसके बाद हम इस चीज को आगे स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चंस? कोई और चीज पूछनी है आपको? नो सर। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।